हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेरी फेवरेट बुक जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक रिव्यू, जो है चैप्टर नंबर 3 का। मैं ऑलरेडी इसके चैप्टर नंबर 1 और 2 का बुक रिव्यू बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जो टॉपिक है वो है इफ़ यू आर रॉन्ग देन एडमिट इट। मतलब अगर आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो और उसे डिफेंस करने की कोशिश मत करो। इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए जो इस बुक के राइटर हैं मिस्टर डेल कार्नेगी, उन्होंने 4-5 इंसिडेंट इस चैप्टर में शेयर किए। अब मैं 4-5 इंसिडेंट तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह के इंसिडेंट मिस्टर डेल कार्नेगी ने इस बुक में शेयर किए हैं और किस तरह से वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें का जो इंसिडेंट है उसमें क्या होता है, मिस्टर डेल कार्नेगी एक जगह पर रहते थे। उसके पास एक पार्क था, एक फॉरेस्ट टाइप का पार्क था जो लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर था। लोग बहुत ही कम लोग वहाँ पर घूमने फिरने आते थे। बहुत ही कम का मतलब बहुत ही कम, कभी कभार ही मिस्टर डेल कार्नेगी को वहाँ पर कोई लोग इंसान दिखाई देता था। और वहाँ पर वो अक्सर घूमने जाते थे क्योंकि उसका जो लुक था, जो सराउंडिंग थी, वो उनको बहुत पसंद थी। और वो वहाँ पर जाते थे अक्सर अपने डॉग रेक्स के साथ, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान वगैरह ज़्यादा आते नहीं थे, इसलिए वो अपने डॉग को वहाँ पर बिना मजल और लीज के ले जाते थे। मजल क्या होता है, जो डॉग बेल्ट होती है उसे मजल कहते हैं, और जो लीज होती है, जो डॉग मास्क होता है, माउथ मास्क होता है जिससे वो किसी को काट ना पाए, उसे लीज कहते हैं। तो बिना मजल और लीज के वो अपने डॉग को वहाँ पर घुमाया करते थे ताकि वो इधर उधर आसानी से फ्रीली भाग सके, दौड़ सके और एक्ट कर सके। अब क्या हुआ, इस तरह से वो घुमाते थे। अचानक एक बार उनका सामना हुआ एक पुलिस इंस्पेक्टर से, जिन्होंने उनको इस तरह से देखा कि वो मिस्टर डेल कार्नेगी अपने डॉग को बिना लीज और मजल के घुमा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये पुलिस इंस्पेक्टर ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने उस मिस्टर डेल कार्नेगी से कहा, ये क्या तरीका है, तुम अपने डॉग को बिना मजल और लीज के घुमा रहे हो यहाँ पर, तुम्हें नहीं पता ये अगेंस्ट द लॉ है? तो मिस्टर डेल कार्नेगी ने रिप्लाई किया कि सर मुझे ये पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ ये किसी को नुकसान पहुँचा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। तो मिस्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उसने कहा, तुमको नहीं लगता, तुमको नहीं लगता, कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या नहीं लगता। हो सकता है ये जो तुम्हारा डॉगी है वो किसी बच्चे को काट ले, हो सकता है यही यहाँ की किसी गिलहरी वगैरह को खा जाए। तो आगे से मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आगे से अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे डॉगी के साथ बिना लीज और मजल के देखा तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, आपको जज के पास ले जाया जाएगा। तो मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सॉफ्टली कहा कि ठीक है सर, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा और आपका रूल फॉलो करूँगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए और काफ़ी टाइम तक मिस्टर डेल कार्नेगी ने वो रूल फॉलो भी किया। लेकिन जो उनका डॉगी था रेक्स, उसको वो लीज और मजल पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर डॉग बेल्ट पहना देंगे तो भाग नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, और मजल पहना देंगे तो वो अपने मुंह को चला नहीं पाएगा ज़्यादा। तो उसको डॉग को ये पसंद नहीं था और मिस्टर डेल कार्नेगी को ये उसका अपने कुत्ते की ये हालत देखकर काफ़ी मतलब बुरा फील होता था। तो उन्होंने सोचा चलो एक चांस लेकर देखते हैं। तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला कि वहीं फॉरेस्ट के पास एक पहाड़ी थी, एक हिल टाइप की थी, जहाँ पर वो अपने डॉग को घुमाने ले जाने लगे बिना लीज और मजल के। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, खूब बढ़िया, खूब दोनों खुश थे। अब क्या हुआ अचानक कि अपने डॉगी को लेकर वो पहाड़ी पर ऐसे ही घूम रहे थे, डॉगी भी खूब भाग रहा था इधर उधर। अचानक उनकी नज़र पड़ी, सामने वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हैं, किसी और से बात कर रहे थे। तो उनको कहा, ओह माय गॉड, ये तो वही पुलिस इंस्पेक्टर है, इन्होंने तो पकड़ लिया मुझे। अब उनके माइंड में रहा कि अपने आप को डिफेंस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है और हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। और जो उनका डॉगी था सीधा उन्हीं पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ भागता चला जा रहा था, ताकि आज तो फंसे, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए और उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया, सॉरी 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 सर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, मैं बहुत गिल्टी हूँ। आपने कुछ ही दिन पहले मुझे वार्न किया था कि मुझे अपने डॉगी को बिना लीज और मजल के नहीं घुमाना है, फिर भी मैंने आपका रूल फॉलो नहीं किया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं सचमुच
बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सामने से उन्होंने इस बार जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने सॉफ्टली रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे कोई तुम्हारा डॉगी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ किसी इंसान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन किसी गिलहरी को तो खा ही सकता है ना, तो किसी गिलहरी को चोट पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि तुम इस बात को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिप्लाई किया कोई बात नहीं, हाँ ये एक टेम्पटेशन है, हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपने डॉगी को फ्री घूमने दे, फ्री एक्ट करने दे। तो मिस्टर डेल कार्नेगी ने कहा हाँ सर, सचमुच ये एक टेम्पटेशन है, मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं अपने डॉगी को फ्रीली एक्ट करने दूँ। मैंने कहा कि होता है, ऐसा होता है, एक काम करो, वहाँ पर पहाड़ी के पीछे कुछ जगह है जहाँ पर ये मुझे भी नज़र नहीं आएगा और यहाँ के वो वहाँ पर किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता। वहाँ का पर तुम अपने डॉगी को इसी तरह से बिना लीज और मजल के घुमा सकते हो और तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी टेम्पटेशन भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन हैंडल हुई और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम इस मैटर को पूरी तरह से भूल जाओ और आगे से वहाँ पे घुमाना। तो ये जो स्टोरी है, जो ये इंसिडेंट है जो मिस्टर डेल कार्नेगी ने शेयर किया है, जो ये प्रूफ करता है कि अगर तुम अपनी गलती पूरी तरह से स्वीकार कर लो, उस कंडीशन में जब तुम्हें पूरी तरह से पता है गलती तो है ही, उसको डिफेंस करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर तुम उस गलती को अग्रेसिवली स्वीकार करते हो, अग्रेसिव यानी पूरी दिल से, पूरी इच्छा से, पूरे जोश के साथ उसको स्वीकार करते हो, तो सामने वाले के पास तुम्हें गलत साबित करने के लिए कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचता। कोई भी इंसान उस इंसान को गलत साबित कर ही नहीं सकता जो ऑलरेडी अग्रेसिवली अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। ये फैक्ट है, कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आप खुद अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो अग्रेसिवली, और सच कहो तो इस तरह से अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो खुद को अंदर से एक खुशी की फीलिंग होती है। मिस्टर डेल कार्नेगी ने स्पेशली एक्सप्लेन किया है कि उनको ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा था, अपनी गलती को स्वीकार करने में मज़ा आ रहा था, और इस गलती जो उन्होंने स्वीकार करी उसने इस इंसिडेंट को, इस प्रॉब्लम को इतनी आसानी से, इतने सॉफ्ट तरीके से सॉल्व कर दिया जो टिपिकल हो सकती थी अगर मिस्टर डेल कार्नेगी अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते तो। अब मैं सेकंड एग्जांपल है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मिस्टर डेल कार्नेगी, उनके फ्रेंड थे मिस्टर फ्रेडलैंड ई वॉरेन। वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट थे। उनका काम था कि वो मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिशिंग पर्पस के लिए होल्डिंग, ड्राइंग वगैरह बनवाते थे अपने एडिटर स्टाफ के साथ। उनका जो स्टाफ था वो चाहता था कि उनकी जो कमीशन है इमीडिएटली पे कर दिया जाए, लेकिन मिस्टर वॉरेन वेट कर रहे थे कि उनके जो क्लाइंट हैं, उनके क्लाइंट उनको पेमेंट करे तो वो आगे अपने स्टाफ की पेमेंट कर दें। इसी वजह से उनका जो स्टाफ था वो पूरी डेडिकेशन के साथ उनके जो असाइनमेंट ऑलरेडी चल रहे थे उन पर डेडिकेशन से काम नहीं कर रहे थे। अब इसी दौरान उनका एक क्लाइंट था जिसको छोटी छोटी चीजों में नुक्स निकालने में, कमियां निकालने में, सामने वाले को नीचा दिखाने में मजा आता था। ऐसे क्लाइंट से उनको काफी सारा काम मिल जाता है और उस काम को वो करवाकर सबमिट तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि उस काम में काफी सारे एरर हैं क्योंकि उनके स्टाफ ने पूरी निपुणता से काम नहीं किया है। अब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है। उनके क्लाइंट के ऑफिस से मिस्टर वॉरेन के पास कॉल आता है और उनको बुलवाया जाता है और वो वहां पहुंचते हैं और जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही होता है। उनका जो क्लाइंट होता है वो बैठा होता है जस्ट एक चिंगारी के वेट में कि जैसे ही मिस्टर वॉरेन अपने आप को डिफेंस करें और वो उन पर निकाले, उनको टीज करें, मतलब गुस्से का प्रहार शुरू कर दें, वो इस चीज में भरा हुआ बैठा होता है। अब मिस्टर वॉरेन जानते थे, उनका अपने क्लाइंट के नेचर को भी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया। उन्होंने अपने क्लाइंट को बोलने से पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा सर जो भी हो रहा है उस सिचुएशन को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, वो जो भी कहने वाले हो मैं जानता हूँ वो पूरी तरह से सच है। मैंने आपका काम किया है और मेरे काम में बहुत सारी गलतियां हैं और मुझसे गलती हुई है और इसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ और इस गलती को सुधारने के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये बहुत इरिटेटिंग है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इतने सालों से आप मुझे काम देते आ रहे हो, उसके बावजूद भी मैंने ये गलतियां की, मुझे खुद पर शर्म आ रही है मैंने ऐसा किया। ये सारी बात सुन के सामने वाले का जो पारा चढ़ा हुआ होता है वो डाउन हो जाता है और वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप इतना क्यों परेशान है, आखिर ऐसी कोई बड़ी गलतियां भी नहीं हुई है,
बहुत छोटे मोटी गलतियां भाई। हाँ सर, मैं जानता हूँ छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन हर गलती की कीमत होती है। आपको उस गलती की वजह से काफी नुकसान हो सकता है, और ये इरिटेटिंग भी बहुत होता है कि आप में छोटी छोटी गलतियां आपके प्रोजेक्ट में नजर आए, लेकिन नहीं नहीं, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है जिससे मुझे नुकसान हो, और इतनी इरिटेटिंग भी नहीं है। यदि नहीं सर, आप मुझे इतने सालों से काम देते आ रहे हो, आप सबसे अच्छा काम पाना डिजर्व करते हो। ये मेरी नाकामयाबी है कि मैंने आपको ढंग से काम नहीं दिया। अब मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपका पूरा का पूरा असाइनमेंट दोबारा करके दूंगा। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, मैं आपको इतनी बड़ी परेशानी में नहीं डालना चाहता, मैं तो बस चाहता हूँ छोटी मोटी कमियां हैं ये आप सुधार लो बस। और हाँ, आपका सच में काम बहुत अच्छा है, आप इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहे हैं, मुझे सच्ची में आपके साथ काम करके बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, टेंशन मत लो, चलिए लंच करते हैं। और इस तरह से वो सिचुएशन को इतना एंजॉय कर रहे थे, खुद सेल्फ क्रिटिसिज्म के जरिए अपने आप को ताना मार रहे थे। इस तरह उन्होंने अपनी रेपुटेशन को भी बचाया, अपनी कंपनी की रेपुटेशन को भी बचाया, प्लस अपने क्लाइंट के दिल में अपनी जगह भी बनाई, एक रिस्पेक्ट गेन की। और जब वो उनके ऑफिस से वापस आए, तब उनको उनके काम की फुल पेमेंट मिली। इसके अलावा उनको एडिशनल काम के लिए एडवांस चेक भी मिला। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई सिर्फ इस वजह से कि मिस्टर वॉरेन ने अपनी गलती को डिफेंस करने की जगह अपनी गलती को अग्रेसिवली स्वीकार कर लिया। और ये टेक्निक है, जब आपको पता होता है कि आप गलती पर हैं, तो अपनी गलती को अग्रेसिवली स्वीकार कर लो, ताकि सामने वाला आप में गलतियां निकाल ही ना पाए। जब आप खुद स्वीकार करें तो गलतियां निकालने की गुंजाइश बचती ही नहीं है। ठीक है, यही है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें मिस्टर ब्रूस हार्वे होते हैं, उनको क्या करते हैं कि वो गलती से अपने एम्प्लॉयज की सिक लीव की भी पेमेंट कर देते हैं। उनकी जो सैलरी होती है, जिसमें उनको सिक लीव्स काटनी होती है, उनको कम पेमेंट देनी होती है, बट वो फुल पेमेंट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। और जब उनके एचआर डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चलता है कि लीव्स की पेमेंट काटी नहीं गई है, तो वो ऑर्डर देते हैं कि जो नेक्स्ट पेमेंट होगी, यानी कि नेक्स्ट सैलरी जो जाएगी उनके एम्प्लॉयज की, उस सैलरी से उनकी वो पेमेंट काट ली जाए। अब सारे के सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं, वो उस बंदे के पास जाते हैं और कहते हैं, सर अगर आप इस महीने हमारी सैलरी पूरी की लीव्स वगैरह काट लेंगे तो हमें फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, अपने घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये पेमेंट वगैरह कुछ लंबे ड्यूरेशन तक पर मंथ कटती रहे, जैसे 4-5 महीने तक कटती रहे। तो वो बोलता है कि ठीक है, इसके लिए मुझे अपने एचआर डिपार्टमेंट के हेड से परमिशन लेनी होगी। अब वो एचआर डिपार्टमेंट के हेड के पास जाते हैं, तो वो उनको सारी सिचुएशन बताते हैं कि ये ऐसा हुआ है। तो उसने कहा कि आप इस चीज में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अगले महीने कट जाएगी, वो सारा एडजस्ट हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं सर, ये सारी की सारी गलती मेरी है, एम्प्लॉयज का इसमें कोई भी दोष नहीं है, उनको क्यों सजा दी जाए। उनका हेड कहता कि अरे इसको इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने 3-4 बार बोला, नहीं सर ये मेरी गलती है, ये सब कुछ जो भी ये मैस फैला है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से फैला है, मैं अगर गलती नहीं करता तो एम्प्लॉयज को और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो बार बार अपनी गलती स्वीकार करने की वजह से उनके जो एचआर हेड थे, वो कहते हैं कि ओके ठीक है, मान लिया भाई ये तुम्हारी गलती है, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे एम्प्लॉय वगैरह की कोई भी सैलरी भी नहीं कटेगी, और आगे से तुम बस ये इस तरह की गलती मत करना, ठीक है। और इस तरह से बंदे ने अपने एचआर हेड के दिल में भी अपनी जगह बनाई, अपने एम्प्लॉयज के दिल में भी अपनी जगह बनाई, और अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी गेन की कि हाँ मैंने अपनी गलती की थी तो उसको स्वीकार कर लिया, और दोनों पार्टीज को खुश किया। अगर आप गलती करते हो और आपको पता है कि गलती आप ही से हुई है, तो उसको डिफेंस करने की जगह उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लो, और हो सके तो अग्रेसिवली स्वीकार करो, ताकि वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए, सामने वाला आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर ही ना पाए। इसका जो फोर्थ एग्जांपल है, उसमें क्या होता है, मिस्टर रॉबर्ट ई ली जो होते हैं, अमेरिकन सिविल वॉर के कमांडर होते हैं, मतलब हेड कमांडर होते हैं। अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी 1865 के टाइम पे, शायद आपको इस बात का आइडिया होगा। उस टाइम पे बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करने के लिए बैटल चल रही थी। तो उस टाइम पर मिस्टर रॉबर्ट ई ली जो कमांडिंग इंचार्ज थे उस अमेरिकन सिविल वॉर के, उनको वेस्टर्न और नॉर्थ पार्ट पर कब्जा करना था। उसके लिए उनकी करीब 5000 सैनिक थे, उनकी कमांडिंग उनको सौंपी गई थी, और उनके जो सब इंचार्ज थे उसका नाम था मिस्टर पैटिक।
मिस्टर पैटेग एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही काबिल इंसान थे और उनका जो प्रदर्शन था वो देखने लायक था। वो खुद भी एक बहुत ही शोबाज टाइप के इंसान थे, क्योंकि उनके जो बाल थे, उनके जो सुनहरे लंबे बाल थे, वो उनके कंधों तक आते थे करीब करीब, और वो अपनी टोपी को करीब तिरछा करके पहनते थे अपने दाहिने कान के ऊपर से, ऐसे तिरछे रूप में। और यही नहीं, वो बैटल फील्ड से उत्साह जोश से भरे लव लेटर भी लिखा करती थी और उनकी टोली जो थी उनको बहुत प्रोत्साहित करती थी, उनको चीयर्स करती थी। ये सारा हो रहा था। तो एक दिन आया, जुलाई का दिन था, मतलब 1865 में जुलाई में दोपहर का टाइम चल रहा था। उस टाइम पर वो जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे सिविल लाइन की तरफ। वहां पर जो लोग थे, जो उनकी बटालियन थी, टोली थी, उनको चेयर कर रही थी और फॉलो कर रही थी। और वो घोड़े पे जा रहे थे और तिरछी टोपी उन्होंने पहनी हुई थी और जो उनकी पिस्तौल थी उसके ऊपर खंजर लगा होता था। पहले शायद आपने देखी हो, खंजर के ऊपर जो उनके खंजर थे वो भी इस तरह से जा रहे थे, जो सूरज की रोशनी में शाइन कर रहे थे। जो ये दृश्य था वो इतना ज्यादा अद्भुत था, देखने लायक था कि जहां जहां से वो गुजरते थे वहां उनकी प्रशंसा की एक लहर सी चल जाती थी। हर जगह पे उनकी बातें चलती थी कि क्या आर्मी है, कैसे चल रही है, क्या शान है, कितनी बहादुर आर्मी है। उनकी बहादुरी किससे वहां पर मशहूर हो जाते थे। और वो खेतों से, मक्के के खेतों से गुजरे थे, घास के मैदानों से, पहाड़ों से, नालों से होते हुए आसानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। और इस दौरान जो उनके दुश्मन थे उन्होंने उन पर एक बार भी प्रहार नहीं किया। वो मतलब जाल बिछा रहे थे, फंदे लगा रहे थे और उनकी जो भी एक्टिविटीज हो रही थी उसको जज कर रहे थे। मतलब दोनों तरफ से गेम खेली जा रही थी और 5,000 उनके सैनिक थे। तो क्या हुआ, एक जगह आई जहां पर सीमेंट की वो थी, टीले थे, सीमेंट के पहाड़ियां बन जाती है, उसको सीमेंट के टीले बोलते हैं। उसके ऊपर पत्थरों की दीवार थी, उसके पीछे पूरी की पूरी एक सेना थी जो छुपी हुई थी। जब वो वहां से गुजर रहे थे, मिस्टर पैटिक और उनकी सेना गुजर रही थी, तो उसमें से वो पूरी की पूरी सेना वहां से निकल के बाहर आई और बंदूकों की जो लड़ियां होती हैं उससे धाए धाए करके बारिश सी कर दी। चारों तरफ आग की लपटें फैल गई, ज्वालामुखी की तरह पूरा एरिया धधक उठा। पूरा का पूरा एरिया एक शमशान की तरह बन गया, एक ये समझ बूचड़खाना सा बन गया, क्योंकि खून खराबा सब ऐसे होने लग गया। जो मिस्टर पैटिक के जितने भी कमांडर थे, जो उनके अंडर कमांडर थे, उनमें से ऑलमोस्ट सभी मर गए, सिर्फ एक बची थी। और जो उनकी 5,000 की सेना थी उसमें से 4,000 की सेना भी उनकी धराशायी हो गई। अब उनके जो फाइनल, वो खुद थे और उनके एक कमांडर थे मिस्टर लेविस ई। मिस्टर लेविस एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। अब फाइनल राउंड ही चला था ऑलमोस्ट, तो आखिर में उन्होंने आखिरी जो मेंबर बचे थे उनके या सैनिक बचे थे उसको लेकर उन्होंने आगे आगे बढ़ी और अपनी सारी सेना से कहा, मेरे सेना, चलो दिखा दो अपना पूरा जोश इन दुश्मनों को, आज हमें ये जीत के दिखाना है। ऐसा करते हुए वो जो सीमेंट की, वो पत्थरों की दीवार थी उसके ऊपर वो चढ़ गए और उन्हें भी मार काट मचा दी। उन्होंने जो खंजर लगे थे उससे मारे और बंदूकों से जो खोपड़ियां थी लोगों की उनको धाए धाए करके पूरा बर्बाद कर दिया। मतलब पूरे जोश में लड़ी, पूरी सेना उनकी जोश में लड़ी, वो खुद भी काफी जोश में लड़े। तो जितनी भी सेना वहां पर उस टाइम पे मौजूद थी वो सारी की सारी धराशायी हो गई, दुश्मन की सेना। अब और उन्होंने जो अपना झंडा था उस सीमेंट के टीले के ऊपर गाड़ दिया। ये जो मूवमेंट था करीब ज्यादा देर तो नहीं चला था, करीब 5-6 मिनट का जो ये मूवमेंट थे उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। ये मूवमेंट है उनको इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। लेकिन थोड़ी ही टाइम बाद दुश्मनों की दूसरी टोली आ गई और जो मिस्टर पैटिक थे और मिस्टर लेविस थे उनकी तो जो सेना थी वो तो उतनी ही थी, और उसमें से भी मरते ही जा रहे थे लोग। तो बाकी सेना आई, 4-5 हजार की और सेना आ गई। तो मतलब मिस्टर लेविस को भी हार माननी पड़ी, वो भी, उन्होंने भी जान गंवा दी, उनकी सेना में भी लोग मरते चले गए। और मिस्टर पैटिक थे, वो शुरू से लेके आखिरी तक बहुत बुद्धिमानी से लड़े, एक हीरो की तरह से लड़े। लेकिन हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, वो कितनी बड़ी सेना का सामना कर सकता है। तो आखिरी में उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और जो मिस्टर रॉबर्ट ई ली थे, जो इन सब के कमांडिंग इंचार्ज थे, जो खुद लड़ नहीं रहे थे लेकिन कमांड दे रहे थे, जब उनको पता चला कि हमारी पूरी की पूरी टीम खत्म हो चुकी है,
वो वैसे अगला जो उनका मिशन था कि उनको नॉर्थ में भेजनी थी सेना, लेकिन ऑलरेडी जो सेना मर चुकी थी और जो बचे हुए थे सैनिक, उसके बेस पर उनको अच्छी तरह से पता था कि वो नॉर्थ में भी नहीं जीत पाएंगे। और इस बात से वो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए और इतने शॉक हुए कि उन्होंने अपने उनके जो कमांडर थे उनको रेजिग्नेशन लेटर भेजा और बोला कि सर, मैं इस सेना को चलाने के काबिल नहीं हूं, मैं इस पोस्ट के काबिल नहीं हूं, आप किसी जवान और काबिल इंसान को इस पोस्ट के लिए रख लीजिए। ये जो भी लड़ाई हम हारे हैं उसका कारण सिर्फ मैं और मैं हूं। और वो जो भी सैनिक थे, जो घायल सैनिक थे, मरे गए थे, जो जो हारे हुए सैनिक थे, उनके पास गए और उन सबसे माफी मांगी और कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मेरे कारण हुआ है, मैं ही इसका कारण हूं, मुझे माफ कर दीजिए। इतिहास में आज तक ऐसे बहुत ही कम लोग हुए हैं जिनमें इतनी ब्रेवरी है, इतना करेक्टर है कि वो किसी भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस का इंजाम अपने ऊपर लें। वो चाहते तो पूरी पूरी पूरा जो भी हार हुई, जो युद्ध का जो भी नतीजा निकला, उसका इल्जाम वो मिस्टर पैटिक पर डाल सकते थे या मिस्टर लेविस पे डाल सकते थे या बाकी कमांडर थे जो मारे गए थे उनमें से किसी पर डाल सकते थे। कह सकते थे कि हमारी टीम के में फंदे लगा कर रखे थे, उन्होंने पीछे छुप कर बैठे थे, या हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए आपने दूसरी टीम नहीं भेजी, हमारी टीम के साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, कई सारे एक्सक्यूज ढूंढ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और पूरी की पूरी गलती स्वीकार कर ली। तो ये था उनका करेक्टर। तो एक तो ये था। अब हम पांचवा एग्जांपल शेयर करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें मिस्टर माइकल चिंग होते हैं। वो मिस्टर डेल कार्नेगी का कोर्स ज्वाइन किया होता है। उस कोर्स में वो अपनी कहानी बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं कि मेरा बेटा मुझसे कई सालों से नहीं मिला है, मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया है। बात क्या थी कि उनको अफीम खाने की आदत लग गई थी, अफीम की लत लग गई थी, तो अफीम खाते थे वो, मतलब खुद अफीम खाते थे और इस वजह से उनका बेटा उनसे अलग हो गया था। अब चाइनीज ट्रेडिशन में एक ये ट्रेडिशन है कि जो बड़े होते हैं यानी कि बाप है, वो बेटे से क्षमा नहीं मांगेगा, सॉरी नहीं मांगेगा, नहीं तो उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। ये उसका ट्रेडिशन है कि अगर हमें सुलह करनी है तो बेटे को ही उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए। ये ट्रेडिशन है जो सेट किया हुआ है हमारे बड़े बूढ़ों ने, तो चाइना में है। अब उनके दिमाग में ये बहुत जद्दोजहद चल रही थी कि वो चाहते थे अपने बेटे से मिलना, अपनी बहू से मिलना। बच्चों से भी वो बहुत टाइम से नहीं मिले थे, उनके नाती पोते भी थे, उनसे बहुत दिल था उनका मिलना। लेकिन उनकी जो ये सोच थी, जो ये ट्रेडिशन था कि मैं पिता हूं, मैं माफी नहीं मांग सकता, माफी बेटे को मांगनी चाहिए, मतलब माफी भी ना मांगे, आगे आना चाहिए, उसको कदम खुद से बढ़ाना चाहिए। और एक तरफ से वो उनसे मिलना भी चाहते थे। तो मिस्टर डेल कार्नेगी का कोर्स लिया था, उसमें जो चाइनीज जो उनके टीममेट थे, क्लासमेट थे, उनको की ये प्रॉब्लम समझते थे कि ये जो बंदा है ये दो सिचुएशन में घिरा हुआ है। एक तो दिल से, जो दिल का डिजायर है, जो ख्वाहिश है कि अपने बेटे से मिलूं, अपने नाती पोतों से मिलूं, अपनी बहू से मिलूं, और दूसरी तरफ एक जो पुराना ट्रेडिशन सेट हुआ हो, बड़े लोगों को अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए, छोटों को आगे बढ़ना चाहिए माफी मांगने के लिए, सुलह करने के लिए। तो इन दोनों चीजों की वजह से वो बंदा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये बात मिस्टर डेल कार्नेगी को मिस्टर माइकल ने बताई। मिस्टर डेल कार्नेगी ने कहा कि अगर आपने गलती की है तो मेरे ख्याल से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी गलती स्वीकार कर लो, और हो सके तो पूरे जोश के साथ अपनी गलती स्वीकार करो, इसमें आपको देर नहीं लगानी चाहिए। जो टीम क्लासमेट थे तो इस ये बात सुनी उन्होंने, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, जब गलती तुम्हारी है, तुम अफीम लेते थे, तुम्हारा बेटा तो नहीं लेता था, गलती की है तो हमारे ख्याल से ये तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाप हो या बेटे, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने बेटे को जाकर मनाओ, माफी मांगो। तो वो गए। तो नेक्स्ट क्लास में जब वो डेल कार्नेगी की जो लास्ट क्लास चल रही थी उसमें आए, तब उन्होंने बताया था कि वो अपने बेटे के पास गए थे, तो और अपने बेटे से माफी मांगी और उनके बेटे ने उनको माफ भी कर दिया। और इस समय उनकी रिलेशनशिप एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ रही है, उनकी रिलेशनशिप अब अच्छी हुई है। वो अपने नाती पोतों से भी मिले, बहू से भी मिले, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही था इस पूरी बुक का, पूरी स्टोरी का सार, कि हम छोटे हैं, बड़े हैं, जज हैं, वकील हैं, अमीर हैं, गरीब हैं,
ये बातें कोई मायने नहीं रखती। अगर आप गलती करते हो तो जितना जल्दी हो सके अपनी गलती स्वीकार कर लो और पूरे जोश के साथ अपनी गलती स्वीकार करो। इससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें आपको मजा भी आएगा। और आप चाहे मानो या ना मानो, सचमुच आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये जो बुक रिव्यू है ये पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है इस बुक रिव्यू को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज सजेशन भी शेयर कीजिएगा। चलिए यही खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।